प्रसारण के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा मेरी कविताओं से कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। रचना समय अपनी गतिविधियों को लेकर पहले पुस्तकों पर चर्चा, लेखकों को बुलाकर उनसे बातचीत, उनके रचना पाठ जैसे कार्यक्रम करता रहा है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार आए हैं, उसमें उनकी भागीदारी रही है। पुस्तकों और ऐसे साहित्यिक विमर्शों और उन पर भी बातचीत हुई है। आज से यह एक नई शुरुआत है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अब ऐसे संकट के समय में इस माध्यम से एक जुड़ने का और सबसे बातचीत करने का एक नया मार्ग बना रहे हैं, एक नया रास्ता बना रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में हम लोग मिलें और बातचीत करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम लोग चाहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस माध्यम के द्वारा जो इस समय बहुत उपयोगी हो रहा है कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए मौजूद हैं, थोड़े ही समय के लिए ही सही। आज कविताओं पाठ करने का जैसा कि आदेश हुआ है या रचना समूह के साथियों ने कहा है, और थोड़ी सी बातचीत करने के लिए भी कहा है। कविता का परिदृश्य है उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ी अपनी रचनाओं के बारे में कैसे शुरुआत हुई इस पर थोड़ी बात करके और हम अपनी कविताओं का पाठ करें, और बाद में कभी ऐसा अवसर आएगा जब हम इस विधा पर उस ढंग से कुछ बात करेंगे। वैसे भी मेरी काम का, मेरे लेखन का संयोगवश या अपनी रुचि से भी कहानी और कहानी की आलोचना पर काम रहा है और पिछले दिनों में उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता रहा हूँ। लेकिन कविताओं से मैं हमेशा जुड़ा रहा, भले ही उस पर लिखा कम है और उस तरह से काम नहीं किया है आलोचना की दृष्टि से, लेकिन कविताओं को मैं पढ़ता रहा हूँ और बहुत से यहाँ के कवियों की कविताओं से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं उन्हें पढ़ता रहता हूँ। जहाँ तक मेरी अपनी कविताओं का सवाल है तो कविता को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी या कहिए कि एक तरह की जो आकुलता है कविता विधा में, ऐसा कुछ मेरा स्वभाव नहीं रहा है। लेकिन कविताएं मैं शुरू से लिखता आया हूँ। जब मैं छात्र था या विद्यालय में पढ़ रहा था तब से ही कविताएं लिखता था। छिटपुट अपने मित्रों के साथ कविताएं सुनना, पढ़ना, ये सिलसिला चलता रहता था। शायद पहली बार 2004 में या उसके कुछ पहले बिहार के त्रिवेणीगंज से एक पत्रिका का पत्र आया और उसमें मैंने अपनी कविताएं भेजी थी। उस पत्रिका का नाम था वस्तुतः। उसमें सबसे पहले कविताएं प्रकाशित हुई थी और इसके बाद सागर में रहते हुए कविता को लेकर या ऐसे उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा हमारी दखल नहीं थी या कम ही लिखता था, और उस समय हो सकता है हमारी कविताएं अनगढ़ रही हों, हो सकता है अनगढ़ अभी भी आपको लगें, लेकिन फिर भी हमारा अपना सोचना है। जब मैं बनारस आया 2005 में BHU के हिंदी विभाग में, तो मुझे याद आ रहा है कुछ आज कविता की इस यात्रा की स्मृतियां ही एक तरह से हम लोग शेयर कर रहे हैं और फिर अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। कि सबसे 2007 या 8 में उस समय MA के विद्यार्थियों ने एक कार्यक्रम किया था, शायद कविता कलश या काव्य कलश के नाम से, और मुझे याद आता है, सभी छात्रों के नाम याद नहीं है, कि अवधेश झा, जो अवधेश विंदेश्वरी नाम से अब लिखते हैं, फेसबुक में देखते हैं उनको, और कृष्णा सोनी वगैरह, इन सब ने इसका आयोजन किया था। और उस पर विभाग के, जो विभाग में बहुत से हमारे साथी अध्यापक हैं, कवि भी हैं, वे सब उसमें कविता पढ़ने को आमंत्रित किए गए थे। और उसमें मुझे भी कविता के लिए संकोच से कहा
शायद वो जानता भी नहीं था कि भाई कविता लिखते हैं, लेकिन जब कहा तो मैंने अपनी स्वीकृति दी और पहली बार बनारस में कविताओं की शुरुआत हुई थी। और स्वागत किया हमारे साथियों ने, और फिर वही हमारे मित्र साथी कवि आलोचक आशीष त्रिपाठी जी ने परिकथा में भेजी थी। उस समय वो परिकथा में से जुड़े हुए थे बनारस से, और नवलेखन अंक में 2008 में शायद वो कविताएं प्रकाशित हुई थी, और उसमें काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं हमको मिली। फिर कुछ सिलसिला निकला, परिकथा के ही युवा कविता विशेषांक में कविताएं आईं, और बनारस में जो गतिविधियां होती थी, हमारे विभाग के जो अन्य साथी हैं, श्री प्रकाश शुक्ल जी, रामाज्ञा जी, ये कविताओं को लेकर सक्रिय रहते हैं और कार्यक्रम होते रहते हैं। इस तरह से उनमें भी ये अवसर हमें पाठ में मिला। हिंदी विभाग से ही युवा कविता प्रतिवर्ष विभाग के शोधार्थी छात्र मिलकर आयोजन करते हैं, तो कविताओं की गतिविधि यहाँ निरंतर चलती रही है, और उसमें मेरी भी छोटी मोटी कभी भागीदारी रही। फिर 2015 में पहल में एक कविता आई, और इस तरह से कविता का एक सिलसिला बना रहा। और कविताओं का जहाँ तक ये सवाल है कि रचना प्रक्रिया, तो यह किसी के लिए भी थोड़ा सा कहना कठिन होता है कि कवि की रचना प्रक्रिया क्या है या क्या हो सकती है। हमारा जो समय है, जो 90 के बाद का समय है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, वो कितने संकटों से घिरा हुआ है, कौन कौन सी हमारे समय की चुनौतियां हैं, उन सब के विस्तार में जाने का अवसर नहीं है। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि एक कवि के लिए या एक लेखक के लिए भी, और किसी भी विधा में काम करने के लिए, चाहे वो आलोचना में हो या कविता में हो या कहानी में हो, सबके लिए वे चुनौतियां सामने हैं। और हर रचनाकार का एक छोटा आकाश होता है, हो सकता है किसी का थोड़ा विस्तृत हो, बड़ा हो। हम अपने को उसी रूप में पाते हैं कि हम अपने अनुभव, अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं, चाहे वो हमारे कस्बे की हों, हमारे आसपास की हों, उनसे ही हमारी सरोकार और कब कैसे वो अनुभूति एक कविता बन जाती है। कुछ और बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि कविता पाठ के साथ साथ ही बीच में शायद कही जाती रहे तो ठीक है। और कविताओं का पाठ शुरू मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले, जैसा कि शुरुआती क्रम में ही जो मैंने कविताएं शुरुआत में लिखी थी, उनसे ही शुरू करता हूँ, और फिर आगे की जो इधर कुछ नई कविताएं, कुछ चुनाव किया है, जितना समय रहेगा उसके अनुसार पाठ करेंगे। कविता का शीर्षक है वह लड़का। बरसाती में 4 फटी चिट्ठी किताबें लेकर स्कूल भागता है रोज वह, पर उन बच्चों की तरह नहीं जो उजले कपड़ों में बस्ता पीठ पर लादे कूदते फांदते जाते हैं स्कूल, हंसते और हाथ हिलाते। डिगरी का तेल जब तक देता है इजाज़त, तब तक बाँचता है वह किताब के काले अक्षर, यह सोचता हुआ कि जलती रहे रात तक। विज्ञान की किताब में तो पढ़ता है वह बड़े ध्यान से संतुलित आहार के फटे पन्ने, और फिर नॉन लगी रोटी खाकर सो जाता है। उसे सपने आते हैं, पर उन बच्चों की तरह नहीं। एक छोटी सी कविता है जो सबको बहुत पसंद आई थी जब मैंने हिंदी विभाग में इसका पाठ किया था। उम्र। बुजुर्गों को देख लोग कहते हैं
उम्र की कई सीढ़ियां पार कर चुके हैं वे। बुजुर्गों को देख लोग कहते हैं उम्र की कई सीढ़ियां पार कर चुके हैं वे। उम्र भी सीढ़ियां होती तो उतर जाते फिर बचपन तक, और वहां ढूंढते माचिस की वह खाली डिब्बी जिसमें 4 इमली के बीज, 2 ठोकोनियाँ और कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ रखी थी। एक कविता है जिसका शीर्षक है जेठ की नदी वर्षा में। प्रेम स्मृतियों में होता है उस नदी के जो जेठ में एकाकी होती है। प्रेम स्मृतियों में होता है उस नदी के जो जेठ में एकाकी होती है। स्मृतियों में होता है जल का स्पर्श कि देह को अंक भर कहाँ कहाँ चूमा था। जब नीरा नहीं होती वह तब वियोग में होती है जैसे प्रोसित पतिका। प्रतीक्षा करती है कि अगली वर्षा में आएगा फिर। सदा नीरा को क्या पता प्रेम की यह विकलता। सूखी नदी को जेठ एक अंतराल है, नए प्रेम की पूर्वा है। वर्षा आती है फिर मुग्धा होती है नदी, मिलने को उत्कंठित नवजल से। मिलन नदी और जल का, बूंद बूंद होती है नदी, नदी नदी होती है बूंद। यौवन के वैभव में होते हैं दोनों। एक छोटी सी कविता है जो शुरुआत के उन संघर्षों के दिनों में ही शायद लिखी गई थी। पथ विहीन। जब लोग मंजिल पर पहुंच चुके थे तब मैं पथ विहीन मार्ग खोज रहा था। जब लोग मंजिल पर पहुंच चुके थे तब मैं पथ विहीन मार्ग खोज रहा था। मुझे नहीं पता था कि सफलताएं सिर्फ सीधे मार्ग पर चलकर नहीं मिलती। मुझे यह भी पता नहीं था कि चलने के लिए सिर्फ पैरों का सलामत होना काफ़ी नहीं है। अब एक कविता जिसका शीर्षक है बाल मुकुंद और बफाती। इस कविता के पाठ के पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि बाल मुकुंद और बफाती कौन थे, और इस कविता में उनको उपस्थित करने का या कविता में आने के पीछे वजह। ये कविता रामाज्ञा शशिधर ने कबीर से उत्तर कबीर बुद्ध बनारस की कविता नाम से एक संकलन किया था, तो प्रकाशित किया था। उसमें भी यह ली गई थी और एक पत्रिका में प्रकाशित भी पहले हुई थी। हमारा कस्बा, जहाँ के हम मूलतः बासिंदे हैं, जो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले की एक छोटी सी तहसील है अजयगढ़, वहाँ पर बाल मुकुंद और बफाती जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाल मुकुंद कथावाचक थे और राधे श्याम रामायण की बहुत सस्वर वाचन करते थे, कथा गाते थे और उन हारमोनियम बजाते थे साथ में, और उनके साथ जो ढोलक या तबले के संगतकार होते थे वो एक बफाती मास्टर थे। और बफाती की एक छोटी सी दुकान थी कपड़े सिलने की, जो अपने घर के बाहर वो दलान में मशीन रख के सिला करते थे और पान खा के मस्त होके। और ये उनको कला आती थी कि जब उनको बुलाया जाता था, चाहे वो रामलीला का अवसर हो या कोई घर में आमंत्रित करे, तो वो बाबू बाल मुकुंद वर्मा जी के साथ संगतकार के रूप में हमेशा सहर्ष मौजूद रहते थे और लोग उनके कार्यक्रम में मुग्ध होकर सुना करते थे। बिल्कुल आडंबरहीन, बिल्कुल सादा, एक कलाधर्मी उपासक की तरह वे मुझे लगते थे।
तो एक उदार मानवीय उपस्थिति उनकी आज रोमांचित करती है। जब इस तरह का हमारा समय है, जब हमें उनकी यह संगत, उनका यह जोड़, उनकी यह जुगलबंदी, उनके साथ होने की, एक साथ बैठने की एक तख्त पर, चाहे वो रामलीला का हो या कहीं और का, बहुत कुछ कहती है। कविता पढ़ रहा हूँ, बाल मुकुंद और बफाती। एक छोटे से जन समूह के बीच हारमोनियम बजाकर गाते थे बाल मुकुंद राधे श्याम कथावाचक की रामायण, संग संग बफाती बजाते थे ढोलक। गांव में बुलाए जाते घर घर, जुड़ते थे लोग सुनने लीला प्रसंग। सामाजिक था उनका यह सांस्कृतिक आयोजन, संध्या की बेला, छोटा सा मंच, तख्त पर आरती अगरबत्ती, लाई चने का प्रसाद और थोड़ी बहुत दक्षिणा। गजब गवैया थे बाबू बाल मुकुंद, जब वे साध कर गाते तो साकार कर देते लीला मिथक। कंठ इतना मधुर कि लोक ध्वनियाँ अपने स्वभाव में स्वतः आ खड़ी होती। बफाती बजाते ढोलक मगन होकर, उनके थाप देने और सिर हिलाने की अदा न्यारी थी। जो कुछ होता श्रवणी यानी गायन और संगीत, उसे अगर सुनता जंगल में हिरण के पीछे दौड़ता एक हिंस्र तेंदुआ, तो भूल कर दौड़ना ठिठक जाता। बंद कर लेता अपने पैने दांत और नाखून, पर उस श्रवणी होने का अनुवाद कर सकने की कुवत भाषा में नहीं संभव। वेशभूषा से बिल्कुल देशस्थ थे बाल मुकुंद। माथे पर केसरिया तिलक, धोती कुर्ता और अंगोछी, एक कपड़े का थैला, पेशा मुनीमी जैसा कुछ, हस्तलिपि गजब की। गांव की रामलीला के व्यास भी बनते। बफाती पान खाते थे, कुर्ता पाजामा पहनते, गर्मी के दिनों बिजना लिए रहते। बिजना यानी हाथ का पंखा। आजीविका के लिए कपड़े सिया करते। कथा गायन में सदा ढोलक या तबले के संगतकार। बाल मुकुंद करते पूजा अपने घर या मंदिर में। बफाती पढ़ते नवाज अपने घर या मस्जिद में। जब तख्त पर विराजते साथ साथ, तो शायद उन्हें ऐसा कुछ याद भी रहता होगा। स्वर लय के मधुर तान में बदल जाती प्रार्थनाएं, ढोलक के बोल में बदल जाती इबादत। बाल मुकुंद नहीं होते तब बाल मुकुंद बेआकाश बन जाते। बफाती नहीं होते तब बफाती बेचांद बन जाते। उस वक्त कला के अनुपम क्षणों में जी रहे होते दोनों साधक। अनिवर्चनीय होता उनका सुख, आनंदित होते श्रोता भाव विभोर, साक्षी बनते और सहभागी। आसमान में चमक उठते तारे, झरने लगती फूल सी मुस्कुराहटें। किसने देखे होंगे देवता, यदि देखे जा सकते मिल जाते, सुनते कान लगाए। संपन्न होता कथा, बंद करते हारमोनियम, झुकाते सिर बाल मुकुंद जैसे कर रहे हों इबादत। छल्ले उतारते ढोलक के, जोड़ते हाथ बफाती जैसे कर रहे हों प्रार्थना। साथ साथ ग्रहण करते आयोजक का आतिथ्य, साथ में खाते पान। निहारते दोनों जन एक दूसरे को, मुग्ध होते दोनों जन साथ। बोलते मौन की भाषा, पूरा होता लोक वृत्त, विसर्जित होता जन समूह। बाल मुकुंद और बफाती हमारे ही समय में हुए, कविता या कहानी में नहीं। अब एक छोटी सी कविता है। केरल में एक कथकली का आयोजन देखा था, उसके बाद ही ये कविता लिखी थी। कथकली के कथा गायक, कविता का शीर्षक है।
वे नहीं करते नृत्य, वे भाव मुद्राएं नहीं दिखाते, वे नहीं करते श्रृंगार, वे नहीं नचाते आँखें, वे तो सिर्फ गाते हैं कथा कथकली के लिए। एक पूरी कथा को जीवित करते हैं अपने भीतर, उनकी बंद आँखों के सामने होते हैं वे सब कथा के पात्र। वे दसों रस गाते हैं, वे सभी अदाओं भावों और आवेगों के लिए भरते हैं आवाज अपने भीतर। कथकली के नर्तक उनकी आवाज से खींच लाते हैं कथा की जीवंत अर्थ छवियां और धारित करते हैं उन्हें खुद। गायक के करुण स्वर के मुंह वे अपने स्वरों से साधे रहते हैं उनकी भंगिमाएं, ऐसे कि मलयालम न जानने वाला भी देखकर जान लेता है कथा मर्म। वे कहीं कोने में खड़े होते हैं मंच के, नृत्य के आरंभ और अंत में चर्चा भी होती है क्या उनकी। दर्शक नहीं खिंचवाते उनके संग फोटो, बजती हैं जो तालियां उनमें से कुछ होती हैं उनकी भी, वे बंटवारा भी नहीं करते तालियों का। आवाज सही मिल रही है ना आप लोगों को? पता चला कि हम यहाँ कविता पढ़ रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ठीक चल रहा है हमें लगता है। एक समुद्र के ऊपर या समुद्र सीरीज पर कुछ कविताएं लिखी थी, उन्हें हम सभी नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें से एक कविता का चयन किया है, वो आपको सुनाते हैं। छोटी सी कविता है, समुद्र होने के लिए। जो भीग सकता है, जो बह सकता है, जो हो सकता है पानी पानी, तो वह बन सकता है समुद्र। कौन बनना चाहता है समुद्र? किसे फुर्सत है समुद्र बनने की? कौन इतना हंसना चाहता है? कौन करना चाहेगा अपना चौड़ा पाठ इतना कि उसमें बहुत से दुख अट सकें? समुद्र को निहार कर, थोड़ा छूकर और झड़ाकर रेत लौट आना चाहते हैं सब। समुद्र होने की कौन सोचता है? सिर्फ फिर एक कभी सोचें तो सोचें। कभी कभी देखने के लिए काफ़ी नहीं होती आँखें, हालांकि सबसे पहले ज़रूरी होती हैं आँखें। आदमी होने का सबूत तो देखने के बाद तय होता है। समुद्र होना उससे आगे की बात है। समुद्र होने के लिए समुद्र जैसा हौसला चाहिए। ये कविता विभाग से विपिन कुमार जी पत्रिका निकालते हैं, अनिश, उसके एक विशेषांक में जो विश्वविद्यालय हिंदी विभाग पर ही केंद्रित था, उसमें ये सीरीज आई थी। और अब एक कविता जो पहल 99 अंक में प्रकाशित हुई थी और ज्ञान रंजन जी ने पसंद करके इसे प्रकाशित किया था और बाद में सबने इसे पसंद किया। थोड़ी सी लंबी कविता है और उसके बारे में भी या उसके पढ़ने के पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है, चरखारी वाली नॉस्टैल्जिया नहीं है। हमारे गांव अजयगढ़ और हमारे मोहल्ले, हमारे घर के बगल में ही, पड़ोस में ही चरखारी वाली का घर था। वहाँ वो रहती थी, वहीं की वो बाशिंदा थी। और जो बुंदेलखंड की श्रमशील जाति, ढीमर जाति होती है, उसकी वे स्त्री थी। टीवी पर जब रामायण और महाभारत की धूम मची थी, उसके कुछ बाद के वर्षों तक शायद वो जीवित थी, अब वो नहीं है। यह कविता जितनी चरखारी वाली की है, उतनी एक
कस्बे की भी कविता है, कस्बे की व्यथा की भी कविता है। जिस पूंजीवादी ग्लोबल समय ने उन गांवों, उन कस्बों को पर ग्रहण लगा दिया है या उनकी अस्मिता, उनके वजूद को पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, शायद ये कविता उसके बारे में कुछ कहना चाहती है। चरखारी वाली नॉस्टैल्जिया नहीं है। चरखारी वाली महतिन का कच्चा घर, सामने बड़ा कुआं लहर दरियाव, बाजू में बरगद छतनार और उसके नीचे बिराजे शिव। चरखारी वाली कुएं से पानी भरती, अपना और मोहल्ले के कई घरों का, बर्तन मांजती और कपड़े पछीटती, नहाकर अपनी किनार धार धोती पहनती, गऊओं के लिए चिरई में भरती पानी, बाल्टी भर पानी लेती, 2 लोटे शिव को ढारती, बाकी बचा बरगद में उड़ेलती। गाढ़े वक्त हमेशा होती मौजूद, सुख दुख में सबके, रात रात भर जगती। जब मोहल्ले के किसी घर में कोई बच्चा या बड़ा बीमार हो, गाढ़े वक्त हमेशा होती मौजूद, सुख दुख में सबके, रात भर जगती। जब मोहल्ले के किसी घर में कोई बच्चा या बड़ा बीमार हो, घर के कामों की हुनरमंद, उनके हाथ सूपा एक लय के साथ उछलता और धान को फटक कर अलग कर देता उजले चावल। खलवट्टे की एक सार कुटकुट से सूखे बेर बदल जाते बिरचुन में, एक सार्थक परिणति तक पहुंचता हर काम उनके हाथ लगते ही। धरती का खुरदुरापन पाटते हाथ, जानते चिकनी माटी का मिजाज, बच्चों के लिए वे बना देती हाथी, घोड़े, चूल्हे, चकिया। बदसूरत हो चला घर, चंगन मंगन हो जाता जब ढिग लगाकर लीपती। कोई उन्हें बुलाता, बस एक बेर कलेवा लेकर कर देती सब काम चरखारी वाली। उनके बुलाते ही कबूतर गुटर गूं करते आ जाते, मोर उड़कर चले आते उनके आंगन में, घोरैया परोरे चावल चुगने आती, खप्पर का पानी पी पंछी किलोल करते, पलेर बिलैया उनके आगे पीछे घूमती। झबरा कुत्ता तो दहरी पर ही पड़ा रहता। कुएं की जगत पर बैठी सरतारी औरतों के बीच जरूर होती चरखारी वाली और गांव भर की खबरें। उनका मूल नाम किसे पता, वे अपने मायके चरखारी से आई ब्याह कर सो कहलाने लगी चरखारी वाली। पहाड़ी रास्तों पर बड़े धैर्य से बढ़ते उनके कदम, तेंदू, अचार, मकुइयाँ, कचरियाँ, करलियाँ और परोड़ों के उद्गम तक पहुँच जाते। बड़े सलीके से चुनते उन्हें उनके कर्मठ हाथ, कुल्हाड़ी महज सूखी लकड़ियों को काटकर जैसे जंगल का भार हल्का कर देती। लकड़ी की गट्ठर संग लटकी पोटलियों में बंधी बनोपज सिर पर धरे वे उतरती पहाड़। तब उन्हें शायद मालूम न रहा होगा कि भविष्य की दुर्लभ पृथ्वी को सिर पर साधे उतर रही हैं। तकरीबन आज़ादी के समय होंगी वे अपनी ससुराल कस्बे नुमा गांव में, जहां समय अपने चिन्ह छोड़ता गुजर गया। के राष्ट्रीय उद्यान उड़ गए, कबूतर गुमसुम बैठे हैं टेलीफोन और केबल के तारों पर। अकेले बचे मंगरे पर जा बैठी है बिलैया, एक बच रहे दिरौंदे की खौंग से गौरैया झांक रही भयभीत। खाली खप्पर देख लौट जाते हैं पंछी। झबरा शायद आवारा कुत्तों की धरपकड़ में चला गया, प्यासी गऊएं रमाती फिरती हैं। यह बातें अधिक पुरानी नहीं तो लगभग उसके बाद की हैं, जब बुझी डिबरी और लालटेन छिप रही थी पील पाए की आड़ में और रेडियो धरे जाने लगे टाड़ पर, और जब हटा हटा कर खपरेल शुरू हुए छज्जे बनना। फिर तो घर बढ़े
लोग बढ़े, अटने लगा घरों पर बढ़ा हुआ सामान, ज़रूरतों से भी ज़्यादा सामान, सामान के लिए बढ़ी ज़रूरतें, दुकानें दुकानें, सामान सामान, बिला गई न जाने कहाँ धान और मिर्चुन की ज़रूरत। बूढ़े बरगद से लिपट गए बहुत से सूत, पर गायब होने लगा उसका हरापन। अब कच्ची गलियों से शिव के चबूतरे तक फैल गया सीमेंट, पक्की बन गई कुएं की जगत, उस पर पक्के घाट पर रीत गया उसका पानी। औरतें अब सरतारी नहीं रहीं, बैठकें भी नहीं उनकी, अगर होती कभी कभी वहाँ नहीं है चरखारी वाली। एक पूरा गांव खुद गया कस्बे की नींद में, उसके सपने में आता है गांव जहाँ मिलती हैं चरखारी वाली। अब एक कविता इधर कुछ बात की लिखी हुई है, और ये कविता भोपाल से निकलने वाली पूर्वाग्रह पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो प्रेम शंकर शुक्ल जी के संपादन में निकल रही है। उसमें खजुराहो के मंदिर नाम से एक सीरीज भी कविताओं की छपी थी, छोटी छोटी 7 कविताएं हैं, पर मैं उन्हें फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले ये कविता पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है पपीहा तुम बोलना। बुंदेली लोक परिवेश में और दूसरी जगहों पर भी, दूसरे ग्रामीण परिवेश में पपीहा के बोलने की जो आवृत्ति को प्यासों हो पुकारने के अर्थ में मान्य है कि पपीहा शायद इस तरह से बोलता है। इसे काव्य रूढ़ के अंतर्गत पपीहा के बोलने को नायिका के विरह की भावाभिव्यक्ति भी माना गया है। और इस कविता के आरंभ में बुंदेली के एक पारंपरिक लोकगीत की पंक्ति उद्धृत है, और उसके साथ फिर ये कविता शुरू होती है। मैं उसे पढ़ रहा हूँ। पपीहा तुम बोलना। हाँ हाँ रे पपीहरा आधी रैन मत बोलियो। हाँ हाँ रे पपीहरा आधी रैन मत बोलियो, लोक विरहिणी का करुण कंठ गाता है गीत, फिर भी तुम बोल रहे आधी रात लगातार प्यासों हो प्यासों हो। क्या तुम सचमुच प्यासे हो और मेघों से मांग रहे पानी, धरती से बाष्पित हो चुका जो तुम्हारे हिस्से का। तुम मेघों की सत्ता से अलग किसी और सत्ता को जानते हो, और अपनी आकुल पुकार से उसे ही जगा रहे हो। आएगा स्वाति नक्षत्र और मेघ पसीजेंगे जरूर तुम्हारे लिए। पपीहा तुम प्यास बुझाना अगर मेघों से कर रहे दरियाफ्त बार बार। कोई और सत्ता सुने न सुने तुम्हें मेघों पर भरोसा रखना ही होगा। वे तुम्हारे लिए एक कण बचा रखेंगे अंत तक। उन्हें मालूम है पानी की प्रतीक्षा में सबसे आखिरी हो तुम। जब बरखा रहे थे बादल, आषाढ़ से भादों तक पानी, और धरती का पोर पोर भीगा, तब सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला। साल में एक बार पियोगे, यह तुम्हारी जिद या विनम्रता या पर दुख कातरता, और टेरते हो बार बार तुम्हारी अतृप्त पीड़ा का करुण नाद गूंज रहा, प्यासों हो प्यासों हो। मुझे लगा कि तुम किसी और सत्ता का विकल्प तलाश रहे हो जो सुने तुम्हारी व्याकुल पुकार कि तुम सचमुच प्यासे हो। क्या अब भी प्यासे रखने का भ्रम जारी रहेगा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का मिथक टूटेगा? कोई और सत्ता भी सुने शायद तुम्हारी आवाज़ अपने लोकतंत्र में, जो तुम्हारे भोले विश्वासों के बीच अपने हिंसक इरादे अनुकूलित कर रही हो।
और सिंहासन से उतरे कि जब सिंहासन हिलने की आसन दस्तक हो। वे आएंगे ज़रूर तुम्हें ढूंढते, तुम्हारी आवाज़ का पीछा करते। अगर तुम जोर जोर बोलोगे प्यासों हो प्यासों हो। चुप कराने आएंगे वे कुछ भरोसों के साथ, अगर उनके पास पानी न बचा तुम्हारे हिस्से का। जिसमें कामयाब नहीं हुई तुम्हारी इच्छाएं और प्रजातियां खत्म करने की। फिर भी वे पसीने का ढोंग करेंगे, दरअसल वे आएंगे नहीं, लौटेंगे वहाँ तुम्हारे पास जहाँ से वे गए थे पिछली बार। चातक तुम बोलना, बोलते रहना खूब जोर जोर। नागमतियों और उर्मिलाओं की नींद में भले पड़ जाए खलल, चांद छिप जाए तुम पर दयाद्र होकर, पर तुम बोलते रहना चातकी से मिलकर भी। फिर तुम दोनों बोलना, फिर सब मिलकर बोलना जोर से सारे प्यासे पपीहो, प्यासों हो प्यासों हो। हाँ हाँ तुम्हारी आवाज़ मेघों को ही नहीं किसी भी सत्ता को झुका सकती है। अब एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली नहीं, उसे नचाने वाले के नाचते हैं हाथ, उसका मन नाचता है और तन। कठपुतली नहीं, उसे नचाने वाले के नाचते हैं हाथ, उसका मन नाचता है और तन। कठपुतली को भूख नहीं लगती, कठपुतली को प्यास नहीं लगती, कठपुतली को नींद नहीं आती, कठपुतली को कोई आस नहीं, कठपुतली को न रोटी चाहिए न मकान। कठपुतली को चाहिए बस रंगीन कुर्ता, लहंगा, चुन्नी और 16 सिंगार। कठपुतली थकती नहीं, कठपुतली थकती नहीं, कठपुतली के बच्चे भी नहीं, सिर्फ नचाने से नाचती बनी कठपुतली काठ की, और नचाने वाला आदमी हाड़ मांस का। भला यह भी कोई बताने की बात हुई? शो खत्म हुआ, जोड़ती हाथ कठपुतली आदमी की ओर से आपको। अब एक ऐसी ही एक छोटी कविता है जिसका शीर्षक है दल दल घोड़ी नाच। अब इसके बारे में भी शायद आप लोग जानते होंगे। लुप्त प्राय नृत्यात्मक लोक कला है जिसमें बांस की खपच्चियों और रंग बिरंगे कागज कपड़े आदि से बनी घोड़ी का जो ढांचा होता है, नाचने वाला इस प्रकार अपने ऊपर लटका लेता है कि आधा मुंह वाला हिस्सा घोड़ी का आगे होता है और आधा पूंछ वाला पीछे रहता है, और घोड़ी के आकार से लटकता एक लहंगा नाचने वाले को के पैर तक नीचे ढका रहता है और उसका केवल मुंह दिखता है। बड़ी रोचक हुआ करती थी उनको देखना। शादी ब्याह के मौके पर बैंड बाजे पर ये दलदल घोड़ी नाचने वाले बड़े दुलक दुलक कर नाचकर सबको आकर्षित करते थे। उन्हीं पर एक कविता है। दलदल घोड़ी नाच। दलदल घोड़ी नाचने वाले दल से आते बारात में, दलदल वाले दल से आते बारात में और बाजों के साथ। 4 पैर की घोड़ी 2 पैरों नाचती लहंगा पहन। घोड़ी की पीठ से दिखता नाचने वाले का मुंह गमछा बांधे, थामे घोड़ी की लगाम। घोड़ी का सुर्ख रंगीला ढांचा और घोड़ीदार उसे कंधे से लटका डालने वाला जान। घोड़ी थी सचमुच जादू और घोड़ीदार उसमें भरने वाला यथार्थ। वो जादू खूंटे से टांग दे तो बचता यथार्थ। डीजे के कान फोड़ू आवाज से बिदक गई दलदल घोड़ी। डीजे की कान फोड़ू आवाज से बिदक गई दलदल घोड़ी।
न जाने कहाँ गई दलदल घोड़ी, ढूंढो ढूंढो दलदल घोड़ी, डाउनलोड करो दलदल घोड़ी नाच, घोड़ी को खूंटे से बांध टैक्सी चलाने गए घोड़ीदार। अब एक और छोटी सी कविता है। अभी थोड़ा समय है। कविता का शीर्षक है वे व्याप्त हैं सब जगह ईश्वर की तरह। वे व्याप्त हैं सब जगह ईश्वर की तरह। वे आ गए हैं, वे फिर आ गए हैं, वे गए ही कब थे, वे कहाँ नहीं हैं, वे हैं कौन। वे आ गए हैं, वे फिर से आ गए हैं, वे गए ही कब थे, वे कहाँ नहीं हैं, वे हैं कौन। अरे वही जो हर चमक का गुलाम बनाकर उसे बटोरने की आज़ादी देते हैं, जिनकी बदौलत भले दिनों में अच्छे से वे छड़ी घुमाकर खेतों में अन्न की जगह उगा सकते हैं इमारतें और चमकदार बस्तियां। वे आते हैं सूचना क्रांति के रथ पर सवार, कमाल की माया है उनकी कि दिखाई फिर भी नहीं देते। वे तन मन में हैं, वे हवा में हैं, स्वाद और पानी में भी। वे अदृश्य महाप्रभु इतने हल्के कि कच्चे सूते से झूल सकते हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि करवा की टोंटी से निकल सकते हैं। वे पहुंच सकते हैं हर जगह बिना रास्तों के। वे चमचमाती दुनिया के हाथों में हैं, कानों में हैं और आँखों के सामने सदा। उनका होना फफूंद की तरह आच्छादित है चारों ओर की धरती का दम घुटता है। फिर भी गरज यह कि वे ईश्वर की तरह सब जगह। एक और कविता है जो जिस तरह से तकनीकी युग बदलता है और चीज़ें हमारे जीवन में जो होती हैं उनको अपदस्थ करती हैं और वो आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, वो हमारी स्मृतियों में रहती हैं और उनसे हमारा एक रिश्ता फिर भी बना रहता है। ऐसी ही एक कविता सूत्रधार है। इस पे एक जगह एक शब्द आया है फेनू विलास, जिसके बारे में पहले ही हम बता दें कि यह रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में ग्रामोफोन जैसी मधुर आवाज़ के लिए आया है और ये शब्द मैंने वहीं से लिया है। फेनू विलास। सूत्रधार। बोलता कुछ नहीं था बायोस्कोप वाला। बायोस्कोप बचपन में सभी ने देखा होगा, जिनकी स्मृतियों में होगा। बोलता कुछ नहीं था बायोस्कोप वाला, वह ग्रामोफोन पर मदर इंडिया फिल्म के गाने बजाता और बच्चे दौड़कर आ जाते। वह बायोस्कोप के 5 ढक्कन खोलता और रंगीन दुनिया खुल जाती। चंद सिक्कों के बदले दोनों हाथ मुंह घेरे आंखें गड़ा देते बच्चे लेंस लगे शटर पर। स्थिर चित्र गतिशील सुनी कहानियों के एक गाना खत्म, शो खत्म। रील वापस लपेटता हैंडल घुमाकर वह और रिकॉर्ड पर सुई नए गाने पर। फिर हूबहू आवाज़ फेनू गिलास। बायोस्कोप वाला मेले जाता, गलियों गलियों घूमता और स्कूल की छुट्टी पर बाहर बैठता। जहाँ बच्चे वहाँ बायोस्कोप वाला। न जाने कहाँ गया बायोस्कोप वाला जो बोलता कुछ नहीं था, बस फिल्मी गाने बजाता और बायोस्कोप दिखाता। बहुत ढूंढा तब पता चला उसे लकवा मार गया और उसका बायोस्कोप म्यूजियम वाले ले गए। उसका लड़का जो रहता कभी कभी उसके साथ कब का बड़ा हो चुका और चलाता है साइबर कैफ़े। वह 10 लड़कों को एक साथ 10 केबिन खोलता है कंप्यूटर के, हर घंटे चंद रुपयों के बदले
काउंटर पर बैठकर हर ग्राहक का बस समय पर बैठ हर ग्राहक का बस समय जोड़ता, अकूत दुनिया दिखाने मुहाने बैठा वह सूत्रधार। एक छोटी सी कविता है जो भी एक चरित्र पर फोकस है, और जैसे वफाती मास्टर और बाल मुकुंद थे उसी तरह से हमारे गांव में एक नब्बन मास्टर थे जिनका वास्तविक नाम नवीब ज़ादे था, जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। बहुत कम पढ़े लिखे थे वो, पर अपनी बहुत अनेक तरह की कलाकारी के कारण कस्बे में बहुत लोकप्रिय थे। गैर ज़रूरी चीज़ें जोड़कर बहुत नायाब कला नमूने बनाना, मुखौटे आदि बनाना, ये हुनर उनमें था। गाना बजाना, मंच पर अपने अभिनय से हंसाना, ये उन्हें खूब आता था। अविवाहित मास्टर का अपना ही एक कला संसार था और वे सभी बच्चों के स्कूल के छात्रों के शिक्षक हुआ करते थे, कला के शिक्षक। और वे ही स्कूलों में जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे, और ऐसे मौक़ों पर स्कूली लड़कों का, किशोरों का, युवकों का उनके यहाँ जमघट लगा रहता था। गांव की रामलीला में भी उनका कभी कभी कला प्रदर्शन होता था मंच पर, और वे अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ शिरकत करते थे। फुर्सत में वो जल्दसाजी भी किया करते थे और अपनी जो उनकी सुरुचि थी वो सब मामलों में देखते ही बनती थी। रावण बनाया करते थे रामलीला में, पर दुखद कि उनको बहुत लंबी उम्र नहीं मिली थी। उन पर ही एक छोटी सी कविता है। नब्बन माट साहब कविता का शीर्षक है अधूरी हसरत। नब्बन माट साहब गजब वे रामलीला में बनते किरदार, मंथरा बनते कुंवर नचाकर केकई के भरते कान, हंसाने आते रामलीला के बीच अपना संसार लेकर। रावण दरबार में कभी दाखिल होते नाच गाने की पार्टी के साथ, कभी बूढ़ी गंगी फुआ बन नकल करते सफ़ेद बाल पहन, कभी आते हाथी लेकर, कभी मदारी बन भालू नचाते। यथा वेशभूषा गजब उनकी अभिनीत कला से लोट-पोट होते दर्शक। रामलीला की रियाज करते वे भूल जाते अपनी नमाज। रामलीला की रियाज करते वे भूल जाते अपनी नमाज। उन्हें तमन्ना थी अहि रावण की झांकी में लाल चड्डी पहने हनुमान, और बैठाएं राम लखन को अपने कंधों पर। वे रावण का पुतला बनाते रहे और हर बार जलवाते रहे, पर राम को कंधे पर बिठाने की अधूरी रही हसरत। अभी थोड़ा समय है तो एक दो कविताएं और पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसमें लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ उन्हें पढ़ पा रहा हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रकला जी ने लिखा, जीवन के मन से जुड़े प्रसंग। मुझे याद आ रहा है कि बनारस में सभी हमारे मित्रों साथियों ने हमारी कविता का स्वागत किया था, और चंद्रकला जी ने सबसे पहले एक छोटा सा नोट हमारी शुरुआती कविताओं पर लिखा था जनपक्ष पत्रिका के लिए, जिसमें 3-4 कविताएं प्रकाशित हुई थीं। संयोग बस वह उसके साथ नहीं, उसके दूसरे अंक में छपा, और वो जनपक्ष में कविताएं आई, फिर उनके द्वारा लिखी गई वो टिप्पणी सबसे पहले की गई, वो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी मैडम के द्वारा। एक कविता पढ़ रहा हूँ, 7 पुस्तों पुराना लोटा और स्त्री। छोटी सी कविता है।
वह दाहिनी हथेली से साधे है कांसे का भारी लोटा 7 पुस्तों पुराना। वह दाहिनी हथेली से साधे है कांसे का लोटा 7 पुस्तों पुराना। उसमें पानी लिए पाताली कुएं का और लाल गुड़हल का फूल। लटों से चू रहा पानी बूंद बूंद श्रद्धा स्नाता ने अभी अभी माथे पर धरी है इंगुर की बिंदी दीप्त। वह तेज कदमों से चलती सुमर रही है लोक देवी के समस्त पर्यायवाची नाम। बुदबुदाहट में उसकी गूंज रहा मर्माहत पीड़ा का एक एक शब्द। कोई मंत्र नहीं, उसकी प्रार्थनाएं हैं। चढ़ रही मढ़िया की सीढ़ियां लोक देवी को ढारने। उड़ेला जल छूछा किया लोटा और खुद को भी क्षण भर। उड़ेले अपने सारे दुख। भुवानी अविचल लोक मुद्रा में विराजी ढरती हैं, ढरती आ रही हैं 7 पुस्तों से उसी लोटे से एक स्त्री के हाथ। अब एक कविता जो उन लोक की स्त्रियों के ऊपर ही है, उन पर लिखी गई है, जिसका शीर्षक है वे स्त्रियां। हमें लगता है अभी 5-7 मिनट का समय है, क्योंकि जैसा कि हमारे साथियों ने पहले ही बताया था कि 6 बजे से कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रसारण फेसबुक में हैं। तो हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारा या कविता पाठ समय से ही पूरा हो जाए। और वैसे भी पर्याप्त कविताएं पढ़ी जा चुकी हैं, एक बार में आप लोग कितनी सुनेंगे, बाकी फिर कभी 1-2 कविताएं और। वे स्त्रियां। उनके मूल नाम शायद मायके में ही छूट गए। उनके मूल नाम शायद मायके में ही छूट गए। राशन कार्ड या वोटर लिस्ट में लिखे गए होंगे। उनके पतियों या संतानों को शायद बड़ी मुश्किल से याद आते होंगे। पावन और रुपया के लिए यजमानों की चोरी करना उन्होंने विरासत से सीखा था। वे उपकृत होती रहीं उतारे वस्त्र पाकर। सुखदायी बनाने इस दुनिया को वे करती रहीं न जाने कितनी अप्रिय क्रियाएं अपने हुनर मानकर। इसी कारण पड़ा उनका नाम बसोरिन, कहारिन, धोबिन या खवासिन। शुभ समय इसमें बता रहे हैं रचना समय की ओर से कि पढ़िए अभी समय है। सुखदायी बनाने इस दुनिया को वे करती रहीं न जाने कितनी क्रियाएं अपने हुनर मानकर। इसी कारण पड़ा उनका नाम बसोरिन, कहारिन, धोबिन या खवासिन। मिटाकर उनके मूल नामों का वजूद उन्हें इन नामों से नहीं भरमाया जाता रहा, सम्मान सूचक नामों से। मसलन मल्हारा वाली, चरखारी वाली, बनारस वाली, बांदा वाली, और जिन्हें सुनकर वे फूली नहीं समाती थी। वे जीती हैं पूरे उल्लास से अपने लोक को और बिना प्रतिवाद के सौंपती उसे अपने विवश हुनर। संभव नहीं उनके बिना लोक का होना। लोक में विराजी वे स्त्रियां पूजी भी जाती हैं। वे बांटती हैं सुहाग और आशीष। बला आपदा को अपने आंचल में गठिया ले जाती हैं। जब वे गाती हैं और थिरकती हैं मगन होकर, तब लोक की सारी सामंती ठसक गिड़गिड़ाने लगती है। अब समय उन्हें ठेल रहा है पीछे, तफसील दे रहा है गैर जरूरी बनाने उनके हुनर को, पर वे डटी हैं जतलाने अपने हुनर की ज़रूरत। भले ही व्यक्ति और स्थान की दोहरी संज्ञाओं का भार उठाते उठाते थक चुके होंगे उनके कंधे। सर्वनामों और क्रियाओं को सुनते पक चुके होंगे उनके कान। उन्हें भी चाह होगी कि वे पहचानी जाएं सिर्फ राम प्यारी, सरस्वती या सुखिया जैसी संज्ञाओं से।
थोड़ा वक्त है। इस कविता का शीर्षक है प्रेम करता जोड़ा। छोटी सी ही कविता है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्रेम करता जोड़ा। प्रेम करता जोड़ा हाथ थामे एक दूसरे का, चला जा रहा चुपचाप, हार्न बजाती गतिशीलता के विरुद्ध धीरे धीरे। वे निहारते एक दूसरे को, फूल झरते, वे निहारते एक दूसरे को, फूल झरते सारी हिंसक कुरूपताओं के विरुद्ध। चले जा रहे वे मौन, ध्वनि विस्तारकों की सारी अश्लील ध्वनियों के विरुद्ध धीरे धीरे। उन्हें पहुंचने की जल्दी नहीं और ना गंतव्य की प्रतीक्षा। वे चलते रहेंगे बिना थके, नाप डालेंगे धरती का व्यास, अनंत कदमों से चलते रहेंगे अनंत की ओर, जब तक कि अनंत ही ना आ जाए खुद उनके सामने। चल पड़ा प्रेम करता वह जोड़ा, उठो उठो चल पड़ो उनके पीछे धीरे धीरे। जासूस की तरह नहीं, ना नाक भौं सिकोड़ कर, लेकिन चलो शोर मचाती गतिशीलता के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, कान फोड़ू भक्ति भावना के विरुद्ध और धर्मविहीन धार्मिकता के विरुद्ध। उठो उठो चल पड़ो, रुको वहाँ जहाँ वे ठहरे थे, कलरव सुनने पंछियों का। छुओ उस नदी को जिसके घाट पर निहुर कर अपनी परछाई देखी थी दोनों ने, और फिर चल पड़े थे छूने। छुओ उस नदी को जिसके घाट पर निहुर कर अपनी परछाई देखी थी दोनों ने, और फिर चल पड़े थे छूने इंद्रधनुष के रंग। उठो और चल पड़ो उसी राह जिस ओर गया है वह जोड़ा हाथ थामे, सारे विरुद्धों के विरुद्ध अपने प्रेम के साथ। उठो उठो चलो कि अभी देर नहीं हुई है। और एक आखिरी छोटी सी कविता और सुना देता हूँ, इसके बाद समय भी हमारा पूरा हो रहा है। छोटी सी ही है। एक औरत का सपना। वह पृथ्वी को सिर पर उठाए दौड़ रही अनंत में, एक छां को खोज रही जहां मुरझाए न हरितिमा। ऐसे उठाए है पृथ्वी वह जैसे शेषनाग, कि जैसे गोकुल पहुंचाकर वासुदेव ने सूप में बचाया था कृष्ण को कंस के आतंक से। उसे भविष्य बचाना था बहुत सारे बच्चों का जो पृथ्वी पर सो रहे थे। एक बच्चा पैर लटकाता है तो पृथ्वी की सारी नदियां हंसकर उमंगने लगती हैं। औरत उनके मान में बच्चे का पैर सहलाती है, किलकारी मारता है वह और अकबकाकर उठ बैठते हैं देवता। एक सुंदर सांप रेंगता है, एक सुंदर सांप रेंगता है तो गुदगुदी लगती है पृथ्वी को। औरत के सिर से गिरने गिरने को होती है पृथ्वी। औरत लिए जा रही थी पृथ्वी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में, कि पृथ्वी बनी रहे, पृथ्वी जहां। कि पृथ्वी बनी रहे अपनी संपूर्णता में, पृथ्वी जहां। किसी ऐसी जगह की तलाश में वह सारी रात नापती रही ब्रह्मांड तेज कदमों से। तभी भोर की खबर देने लगी चिड़िया और उसकी नींद खुल गई। वह उसी पृथ्वी पर थी जिसे सपने में सिर पर उठाने से पहले प्रार्थना की थी नदियों से उसने, कि पृथ्वी की सारी हिंसाएं बहाकर समुंदर में ले जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार इस लाइव प्रसारण में लिए आप लोग लगातार बने रहे। रचना समय के शोधार्थियों और सभी उन छात्रों का जो इससे जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र है या उनकी पूरी टीम है, उन्होंने एक इस मंच से एक
नई शुरुआत की है। और वैसे तो उनकी गतिविधियों की सक्रियता पहले मंचों से चलती ही रही है, जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन इस संकटपूर्ण समय में, कोरोना के इस काल में एक फिर से अपने को सक्रिय किया है इस मंच के ज़रिए। और इस अवसर पर मुझे कविता पढ़ने का जो ये सुयोग बनाया, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, पूरी टीम का, रचना समय समूह का। और आप सभी लोग अपना जो वक्त निकाल कर हमसे जुड़े रहे और लगातार सुनते रहे। आप सबकी टिप्पणियाँ हमें लगातार मिलती रहीं, कुछ मैं देख पाया हूँ और कुछ कविताओं को पढ़ते हुए शायद मैं नहीं देख पाया। उन सब का हमारे मित्र मिथिलेश शरण चौबे जो सागर में हैं, और कविताओं की हमारी शुरुआत उनके साथ भी एक तरह से हुई थी, जब हम लोग बेरोज़गारी के उन दिनों में वहाँ साथ थे। वो हमसे छोटे हैं उम्र में, कविताएं वो पहले से लिखते थे, लेकिन विश्वविद्यालय में हम लोगों ने साथ काम किया है, सागर विश्वविद्यालय में, और वहाँ पर कुछ वर्षों पढ़ाया है। जब वो कविताएं लिखते थे तो अक्सर उनकी कविताओं का पाठ पहली बार शायद हमने सुना है, और हम लोग एक दूसरे से कविताओं को शेयर किया करते थे, पढ़ा करते थे। तो इस तरह से वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। तो आप सभी का, गिरजेश जो हमारे छात्र हैं, अभी दिल्ली में हैं, उन्होंने लगातार टिप्पणियाँ दी हैं, और भी हमारे सभी साथियों ने, छात्रों ने, मित्रों ने, उन सबको मैं बाद में देखूंगा ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।